हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा मुनारा किंगडम हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे किंगडम फंगाई के बारे में। ठीक है, डाइवर्सिटी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है आपके एनटीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जर्नल इंट्रोडक्टरी पार्ट हम रिवाइज कर चुके हैं टेक्सोनॉमी के बारे में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। साथ में हमने मुनारा किंगडम कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरुआत करें किंगडम फंगाई की। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान रखना, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फंगाई की स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है माइकोलॉजी। ठीक है, माइको वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? फंगाई के लिए। तो माइकोलॉजी क्या होती है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगाई। जो फंगाई की स्टडी से डील करती है उस साइंस की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस किंगडम की खास बात क्या होती है? इट इज कंसिडर्ड ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिक किंगडम है जिसके सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर ए क्लोरोफिलस। उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके ये सारे के सारे मेंबर कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक ऐसा यूनिक किंगडम कौन सा है जिसके मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, टोटली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो वो कौन सा है? किंगडम फंगाई। ठीक है, सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इट इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। इट इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ये जो ग्रुप है मोस्ट डाइवर्स है। हमने पहले जब मोनारा पढ़ा था तब भी मैंने बताया था मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट वाइज सबसे डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? आपका फंगाई। मतलब नॉर्मली जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं? मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के बेस पर। तो उसमें मोस्ट डाइवर्स किंगडम कौन सा है? आपका किंगडम फंगाई। लेकिन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे डाइवर्स कौन होगा? किंगडम मोनारा के मेंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? किंगडम फंगाई। ठीक है, तो और खास करके किस फैक्टर को लेकर के उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है? मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट को लेकर के। अब एक चीज़ आती है, क्योंकि हमने कह दिया कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। इसके एक एक कैरेक्टर को अब हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो हमने स्टडी कर ही लिया कि इसके जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक में फिर कौन सा मोड होता है बेटा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये रेडीमेड फूड लेते हैं। बेटा रेडीमेड और ऑटोट्रॉफी में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक फूड को लेकर के फिर ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो इंडिविजुअल फूड लेता है वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, तो ऑर्गेनिक फूड को वो लेते हैं। तो इसमें तीन मोड हमें कॉमनली देखने को मिले फंगाई के अंदर। एक तो है सैप्रोट्रॉफिक मोड, ठीक है, दूसरा है पैरासिटिक मोड, और तीसरा मोड है सिम्बायोटिक। ये तीन इंपॉर्टेंट हेट्रोट्रॉफिक मोड हैं जो आपको फंगाई में देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमन क्या है इनमें? ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं इसके फंगाई के, दे आर डीकम्पोजर्स। वो क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोज करते हैं चीज़ों को। दैट मीन्स वो सैप्रोफाइट्स हैं। क्या है बेटा? सैप्रोफाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? जो डीकम्पोजर्स होते हैं या जो ये आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं उनके अंदर एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है? एब्जॉर्प्टिव टाइप। एब्जॉर्प्टिव टाइप का मतलब क्या है? जो भी ऑर्गेनिक फूड है ये उसके ऊपर एंजाइम्स की सिक्रेशन करते हैं,
और जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें से सिर्फ डाइजेस्टेड मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स इनमें जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा कि इनमें एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसा न्यूट्रिशन है? एब्जॉर्प्टिव। अब सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है पैरासाइटिक। पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है बेटा, एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। दैट मीन्स प्लस माइनस इंट्रैक्शन होती है। प्लस माइनस मतलब जिसका बेनिफिट होता है वो तो होता है पैरासाइट, और जिसका लॉस होता है उसको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, तो प्लस माइनस इंट्रैक्शन होती है। इस एसोसिएशन में जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक को बेनिफिट होता है जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, और एक को लॉस होता है जिसको हम होस्ट कहते हैं। तो जो कुछ फंगाई हैं, फ्यू फंगाई, वो कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। होस्ट का काम कौन करता है? लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल्स। ठीक है, और उनके अंदर डिजीज भी कॉज करते हैं। दैट मीन्स पैथोजेनिक भी होते हैं। बहुत सारे फंगल डिजीज होते हैं जो फंगाई से कॉज होते हैं। कॉलिटोट्राइकम फल्केटम, मतलब बहुत सारे फंगाइज ऐसे हैं जो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक फंगाई जो हैं, जैसे हमने एस्परजिलोसिस पढ़ा, एस्परजिलस से होता है। ठीक है, तो ये पैरासिटिक फंगाई होते हैं जो डिजीज भी कॉज करते हैं। थर्ड मोड आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस इंट्रैक्शन है। प्लस प्लस मतलब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कि ये जो सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन होती है। इस एसोसिएशन में जो दो पार्टनर हैं दोनों को बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन की एग्जांपल हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें लाइकन की, फिर हम बात करेंगे माइकोरेजा। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में एक एक जो पार्टनर है वो आपका फंगाई है, और दूसरा पार्टनर क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो लाइकन के अंदर जो दूसरा पार्टनर होता है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन में होता है वो होता है एल्गी। क्या होता है? एल्गी। तो लाइकन क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगाई की। जबकि माइकोरेजा क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बेटा हायर प्लांट्स की रूट्स की, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगाई। इसको हम आगे सेपरेटली स्टडी करेंगे दोनों को, लाइकन को और माइकोरेजा को। लाइकन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसको आगे हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। सेकंड कैरेक्टर, पहला हमने स्टडी कर लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करें टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल तो आपको पता ही है, ठीक है, कि जो फंगाई किंगडम है उसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसके टाइप ऑफ सेल कैसी है? यूकैरियोटिक। सेल्युलरिटी लेवल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बेसिकली क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल आता है ईस्ट। ईस्ट जो होता है ना बेटा, ये यूनिसेल्यूलर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनिसेल्यूलर फंगाई का नाम बताओ तो आप क्या बताओगे? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो होता है यूनिसेल्यूलर फंगाई होता है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर नेचर होता है इनके अंदर। कुछ जो लोअर फॉर्म्स होती हैं इनकी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं। लोअर फॉर्म कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सीनोसाइटिक। ठीक है, हालांकि मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में भी सेप्टा की फॉर्मेशन होती है। कब? जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बननी होती है। क्या बननी होती है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बेटा फंगाई जो होते हैं, मान लो ये है यूनिसेल्यूलर। अब इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो एक से कितने न्यूक्लियाई बन गए? 2। अगर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद दोनों न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा बन जाए तब तो ये हो जाएगा यूनिन्यूक्लिएटेड। लेकिन अगर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेप्टा की फॉर्मेशन ना हो तो कंडीशन कैसी होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसलिए मैंने ये कहा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती तो कैसे है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होती है।
लेकिन जब इनको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनानी होती है तब ये क्या बना लेती हैं, सेप्टा बना लेती हैं। ठीक है, इनकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी कैसी होती है, तो फंगाई की बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे हाइफे। क्या मिलेंगे, हाइफे। हाइफे क्या होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। फंगाई की जो बॉडी होती है ऐसे लॉन्ग और स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फंगाई की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफे। और बेटा अगर यही हाइफे एक नेटवर्क बना ले, क्या बना ले, नेटवर्क बना ले, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो ध्यान रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं फंगाई की बॉडी को लेकर के कि फंगाई की बॉडी किसकी बनी हुई होती है, हाइफे की बनी हुई होती है। हाइफे क्या होता है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, और अगर यही स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एक नेटवर्क बना लें तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। अब हम लेते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन। बेटा सेल वॉल कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है या तो मोनेरा की सेल वॉल या फंगाई की सेल वॉल। सेल वॉल में ये दो आपके ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो फंगाई की जो सेल वॉल होती है ये कॉम्प्लेक्स सुगर से बनी होती है। किससे बनी होती है, कॉम्प्लेक्स सुगर। किस किस से बनी होती है, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। काइटिन और कुछ पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि काइटिन को हम कॉमनली फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसका सेल्यूलोज से कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। फंगल सेल्यूलोज का मतलब सेल्यूलोज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है उसी तरीके से फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मोनेरा के मेंबर्स की सेल वॉल थी पेप्टाइडोग्लाइकन या उसको हमने म्यूरिन भी कहा था। उसी तरीके से फंगाई की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है काइटिन। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें कि इनके अंदर रिजर्व फूड क्या होता है, तो इनके अंदर रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल। जैसे हम प्लांट्स में कहते हैं कि प्लांट्स में फूड मटेरियल किस फॉर्म में रिजर्व होता है, स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो उसी तरीके से फंगाई के अंदर रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा फंगाई का क्लासिफिकेशन। तो फंगाई के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेसिस बड़े इंपॉर्टेंट है कि फंगाई को हम बेसिकली 4 क्लासेज में डिवाइड करेंगे, लेकिन किसके बेस पर, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, दैट मीन्स माइसीलियम आपका सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, यूनिन्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा, सेकंड क्राइटेरिया मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि उनके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है और कौन कौन से स्पोर बनते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया आता है उनकी फ्रूटिंग बॉडी को लेकर के, किसको लेकर के, फ्रूटिंग बॉडी को लेकर के। तो इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर फंगाई को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी 4 क्लासेज हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटीज। इसको कई लोग 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जाइगोमाइसिटीज एंड oomaisities। डिटेल में आप जाओगे तो आप इन्हीं को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जाइगोमाइसिटीज एंड oomaisities। सेकंड कैटेगरी आती है एस्कोमाइसिटीज। थर्ड कैटेगरी आती है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी कैटेगरी आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, अब चारों का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से सुनना।
बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, एक एक क्लास को आपको अच्छे से लेकर के चलना है और हर क्लास में हमने क्या पढ़ना है बेटा, किस बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये पढ़नी है। दूसरा, आपको इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि एग्जाम्पल्स क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम इसमें लेकर के चलेंगे माइसीलियम को लेकर के। किसको लेकर के? माइसीलियम। तो अगर हम बात करें माइसीलियम की, तो फाइकोमाइसेटीज के मेंबर्स के अंदर माइसीलियम होता है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। कैसा होता है? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट मतलब न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय सेप्टा फॉर्मेशन, इसलिए इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। हालांकि जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बननी होंगी तो इनके अंदर क्या बनेंगे? आपके सेप्टा भी बनेंगे, ठीक है। सेकंड आता है एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और डिटीरो। इन सब के अंदर माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तीनों में हम यही बोलेंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। तो इकलौती ऐसी क्लास जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का माइसीलियम आपको मिला है, वो क्लास कौन सी है? आपकी फाइकोमाइसेटीज। कौन सी है? फाइकोमाइसेटीज, ठीक है। तो फाइकोमाइसेटीज के मेंबर्स में आपको कैसा माइसीलियम देखने को मिला है? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। कैसा है बेटा? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। जबकि बाकी की क्लासेस में माइसीलियम कैसे है आपका? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कैसे है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अब हम आते हैं स्पोर्स को लेकर के। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है? तो अगर हम फाइकोमाइसेटीज की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाई मोटाइल स्पोर, जू स्पोर, और बाई नॉन मोटाइल स्पोर जिसको हम कहते हैं एप्लानोस्पोर। ध्यान से देखना, जू वर्ड जिसके भी आगे लग जाता है, जू का मतलब होता है मोटाइल, दैट मीन्स ये जो स्पोर है वो कैसे है? मोटाइल है। और एप्लानोस्पोर कैसे होता है? नॉन मोटाइल। तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाई जू स्पोर और एप्लानोस्पोर। और इन दोनों स्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है? एंडोजीनसली। दैट मीन्स सरफेस पे नहीं होती है, इंटरनली बनते हैं। आपका जो सैक होता है उसके अंदर आपके स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जू स्पोर की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इंटरनल फॉर्मेशन होती है, एंडोजीनस ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। जबकि दो गैमीट्स के फ्यूजन से जो स्पोर बनता है ना, टू गैमीट्स जो है मेल और फीमेल की तरह जो बिहेव करेंगे, जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो उनके फ्यूजन से इनके अंदर बनता है जाइगोस्पोर। क्या बनता है बेटा? जाइगोस्पोर, ठीक है। तो ये तो हमने बात की फाइकोमाइसेटीज के स्पोर के बारे में। तो इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर भी बना और सेक्सुअल स्पोर भी बना। एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं? जू स्पोर एंड एप्लानोस्पोर। और सेक्सुअली क्या हुआ? जब दो गैमेट्स इनके अंदर फ्यूज हुए तो उनके अंदर क्या बनाया बेटा? उन्होंने जाइगोस्पोर बनाया। क्या बनाया? जाइगोस्पोर। इसी तरीके से हम बात करेंगे एसेक्सुअल स्पोर इन आपके किसके अंदर? एस्कोमाइसेटीज में। तो इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं कॉनिडिया, और कॉनिडिया जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक माइसीलियम के ऊपर बनते हैं जिनको हम कहते हैं कॉनिडियोफोर। तो ये आपके कॉनिडिया हैं और ये स्ट्रक्चर जिस हाइफे के ऊपर ये बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉनिडियोफोर, ठीक है। जब ये कॉनिडिया जर्मिनेट होते हैं तो ये क्या कर देते हैं बेटा? आपका माइसीलियम बना देते हैं। तो आपने क्या देखा? कॉनिडिया की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? सरफेस पे। इनका जो टिप पार्ट है वो ऐसे कॉन्स्ट्रक्शन करता है और क्या बनाता है? आपके कॉनिडिया। जैसे ये पार्ट कॉन्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा और क्या बना देगा? आपका कॉनिडिया बना देगा, ठीक है। तो इनकी फॉर्मेशन तो कैसे हो रही है? एक्सोजीनसली हो रही है, सरफेस पे बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? सरफेस पे बन रहे हैं। और इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं
उन सेक्सुअल स्पोर को हम कहते हैं एस्कोस्पोर। और इसकी खास बात क्या है, इनके अंदर एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन होती है एंडोजीनसली। और एस्कोस्पोर किसके अंदर बनेंगे, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एस्कस। क्या बोलेंगे, एस्कस बोलेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये एक ऐसी क्लास है फंगाई की जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनसली बन रहे हैं, लेकिन ए सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनसली बन रहे हैं। तो ऐसी क्लास ऑफ फंगाई क्या कहलाएगी बेटा, आपकी एस्कोमाइसेटीज। क्या कहलाएगी, एस्कोमाइसेटीज कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसेटीज की। तो बेसिडियोमाइसेटीज में ए सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। वो किसके थ्रू होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके केस में काफ़ी कॉमन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इनके अंदर ए सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती है, इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर बनता है। क्या बनता है, सेक्सुअल स्पोर। और सेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है, बेसिडियोस्पोर। एस्कोमाइसेटीज को एस्कोमाइसेटीज क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी, और इनके अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, बेसिडियोस्पोर। और बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन इनके अंदर भी एंडोजीनसली होती है। कैसे होती है, सॉरी, एक्सोजीनसली। कैसी होती है बेटा, एक्सोजीनसली होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। जबकि उसके अंदर एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, एंडोजीनसली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसे बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अब बेसिडियम के ऊपर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, तो ड्रॉपलेट मेथड से आपके बेसिडियोस्पोर बनते हैं ऐसे टिप के ऊपर। तो इनके अंदर बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है बेटा, एक्सोजीनसली हो रही है। कैसे हो रही है, एक्सोजीनसली। ठीक है, अब हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास पे। ये बिल्कुल बहुत स्पेशल क्लास है। इसको स्पेशल क्लास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पेशल क्लास क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है फंगाई की जिसमें हमने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा है जिनका हमें सिर्फ ए सेक्सुअल फेज पता है। अभी तक उनके सेक्सुअल फेज के बारे में हमने डिस्कवर नहीं किया है। हो सकता है कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही ना हो, या फिर हो सकता है कि होती है उनमें, लेकिन हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। तो उन सबको किस में डाल दिया गया, ड्यूटेरोमाइसेटीज। अब इन फ्यूचर अगर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कवर कर लें, तो फिर, क्योंकि फिर हम इसको ड्यूटेरोमाइसेटीज में नहीं रख सकते, तो फिर हमें उन मेंबर्स को यहाँ से निकाल करके उनकी कंसर्न्ड क्लास में डालना पड़ेगा। अब कंसर्न्ड क्लास कौन सी, ध्यान से देखना। ड्यूटेरोमाइसेटीज के जो मेंबर हैं उनका माइसीलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, तो सेम कैरेक्टर किस किस में आता है, एस्को और बेसिडियो में। क्योंकि फाइकोमाइसेटीज में तो माइसीलियम होता है ए सेप्टेट एंड सिनोजेटिक। इसका मतलब अगर ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर में इन फ्यूचर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन हो जाए, हमें पता चल जाए, तो उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, या तो एस्कोमाइसेटीज में या बेसिडियोमाइसेटीज में। वो हम देख लेंगे कि सेक्सुअल फेज अगर हमें पता चल जाए तो उनके अंदर एस्कोस्पोर बन रहे हैं तो एस्कोमाइसेटीज में, बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं तो किस में ट्रांसफर कर देंगे, बेसिडियोमाइसेटीज। तो इसका मतलब क्या है, ड्यूटेरोमाइसेटीज के अंदर जो मेंबर हमने इंक्लूड किए हैं वो उनका परमानेंट नंबर नहीं होता है। इन फ्यूचर अगर उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता चल जाए तो उनको हम उनकी कंसर्न्ड क्लास में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर्स को हम कॉमनली इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो जो ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नोन है, और वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल स्पोर किसके द्वारा, कॉनिडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना, ड्यूटेरोमाइसेटीज के जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं
वो डीकम्पोजर का काम करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज डीकम्पोजर, वो डीकम्पोजर का काम करते हैं। और किसको डीकम्पोज करेंगे? लीटर को, जो फ्रेशली डिपॉजिटेड मैटर होता है उसको हम कहते हैं लीटर, ठीक है। और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे मिनरल साइक्लिंग में हेल्प? क्योंकि लीटर को वो जो डीकम्पोज करेंगे तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सोइल के अंदर फ्री कर देंगे। सोइल के अंदर फ्री कर देंगे तो वो मिनरल साइकिल का हिस्सा बन जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंगाई के मेंबर्स के एग्जांपल्स के बारे में। मोस्ट कॉमन मेंबर्स इनके कौन से हैं? तो फाइकोमाइसेटीज में जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उनको हम कहते हैं म्यूकर, राइजोपस, जिसको हम कॉमनली ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। एक एग्जांपल आता है एल्ब्यूको। एल्ब्यूको जो होता है ये मस्टर्ड के ऊपर एक पैरासिटिक फंगस होता है, तो इट इज ए पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। आपसे पूछ सकते हैं पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड कौन सा होता है? तो एल्ब्यूको। एस्कोमाइसेटीज के अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो पेनिसिलियम। बेटा पेनिसिलियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमें किससे मिलती है? पेनिसिलियम से मिलती है। पेनिसिलियम बोल रहे हैं तो फंगाई का नाम है, पेनिसिलिन बोल रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक है, ठीक है। एस्ट, जिसको हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन कराने के लिए, वाइन इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एस्ट बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो ये भी एस्कोमाइसेटीज का मेंबर है। एस्परजिलस जो एस्परजिलोसिस डिजीज कॉज करता है, एस्परजिलस, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आ जाएगा आपका क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक स्टडीज में काफी रोल होता है, इसको हम पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पिंक ब्रेड मोल्ड, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो होता है ना, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये चीज ध्यान रखना, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैसिडियोमाइसेटीज की अगर हम बात करें तो इसके कॉमन एग्जांपल्स में एक तो मोस्ट कॉमन आता है एगैरिकस, जिसको हम कहते हैं मशरूम, ठीक है। दूसरा आता है पक्सीनिया जो कि रस्ट डिजीज कॉज करता है। आपसे पूछ सकते हैं रस्ट डिजीज कौन करता है? एक एग्जांपल आता है एस्टिलेगो, इट कॉज स्मट डिजीज। कौन सा डिजीज कॉज करता है? स्मट डिजीज कॉज करता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ड्यूटीरोमाइसेटीज के कॉमन एग्जांपल हैं अल्टरनेरिया, ठीक है, कालिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ये आपके कॉमन एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके बेटा? ड्यूटीरोमाइसेटीज की। तो ये थी हमारी फंगाई की क्लास, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, खास करके क्लासेस पे अच्छे से फोकस करना। मेन पॉइंट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। ये एक मोस्ट यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। किसमें डाइवर्सिटी शो करता है? मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के अंदर, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इसकी सेल वॉल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, ठीक है। और एक इसके क्लासेस का क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बेटा ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।